हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट वीआईपी 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी जेई ए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम के जस्ट 1 मंथ पहले आपको सारे सब्जेक्ट मतलब पूरे सिलेबस का आपका रिविजन करना पड़ता है, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो जनरली वहां पे बहुत से लोग स्टूडेंट जो भी होते हैं वो गलतियां करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते, या फिर सारे टॉपिक्स जो उनने पहले पढ़े उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते, जिससे वो एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गड़बड़ी कर देते हैं। तो उसी चीज को इंप्रूव करने के लिए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लॉन्च किया हुआ है ना। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, पूरे इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट्स को मिला के 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिक किए हैं और उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिविजन कर रहे हैं। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम एंड रिडक्शन, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ, दोनों ही टॉपिक को मैंने कवर किया है। लगभग 25 मिनट का वीडियो होगा, पूरा कवर होगा, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, और कैसे कैसे लोग कहां पे मिस्टेक कर सकते हैं वो चीजें भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो जो सीरीज है पूरी आपने नहीं देखी है, तो आप अभी इसी टाइम पे जाके वीडियो को पॉज करिए, पहले अमर ज्योति प्राइम ऐप पे जाइए, है ना। वहां पे एक छोटा सा कोर्स मिलेगा आपको, रिवीजन बूस्टर, 99 रुपीज की कॉस्ट है, और 99 रुपीज कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही हैं, पूरे ये वीडियोस मिल रहे हैं। साथ ही साथ में आपको वहां पे मेरे द्वारा बनाए हुए जितने भी नोट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो वाले नोट्स भी सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको 1000 वीडियोस के जो टॉपिक के जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, या फिर मेरे द्वारा जो बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं सब्जेक्ट वाइज वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 99 रुपीज है, वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि हमको पता है कि एक सिस्टम बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के एक सिंगल ब्लॉक में मुझे कन्वर्ट करना हो, उसी को बोलता हूं मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। इसमें कुछ प्रोसीजर इन्वॉल्व है, जैसे एक का आउटपुट दूसरे के लिए जब इनपुट का काम करता है उसको हम बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। जैसे G1 का आउटपुट जो है वो G2 के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है, इसको मैं बोलता हूं कैस्केड कनेक्शन। और जब कैस्केड कनेक्शन हो तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, G1 G2 इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसके पहले मेरे पास एक टेक ऑफ पॉइंट है। क्या है, टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है ना, तो मुझे सॉरी, ये मेरा क्या आपके पास यहाँ पे हाँ टेक ऑफ पॉइंट। तो मुझे टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे क्या है, बिफोर द ब्लॉक है, कहाँ पे है, ब्लॉक के जो ब्लॉक है सिस्टम उसके पहले टेक ऑफ पॉइंट है। तो मुझे टेक ऑफ पॉइंट को जो पहले उसको बाद में लेके जाना है, तो यहाँ पे आप इसको याद भी कर सकते हो या फिर ट्रिक भी लगा सकते हो कि यहाँ पे इनपुट क्या है, आर ऑफ एस। तो यहाँ से जो इनपुट है टेक ऑफ पॉइंट तो क्या है, आर ऑफ एस। तो अगर आप सिस्टम के बाद ले जा रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, आर इंटू जी। आपको चाहिए आर ऑफ एस, तो 1/जी का एक ब्लॉक लगा दो। तो याद रखना, जब आप टेक ऑफ पॉइंट को समिंग मतलब जो आपका ये ब्लॉक है या सिस्टम उसके बाद लेके जाओगे, तो 1/जी मतलब जो आपका ब्लॉक है उसका रेसिप्रोकल है कि एक सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, एक ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। इसका उल्टा कर दोगे तो जी का एक ब्लॉक आ जाएगा वहां पे, यहाँ पे जी का एक ब्लॉक आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम इसका किसका करें, समिंग पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, पीछे भेजते, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आप पास इनपुट क्या है, R1 प्लस R2, तो आउटपुट क्या आएगा, R1G प्लस R2G। अब अगर आप इस चीज को यहां पे लेके जाते हो तो यहां से क्या आउटपुट आ गया, RG तो आ गया, R1G। यहां से R2 चाहिए तो यहाँ पे G का एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप टेक ऑफ पॉइंट को लेके जा रहे थे तो 1/जी आ रहा था, लेकिन जब आप समिंग पॉइंट को लेके आ रहे हो तो क्या आ रहा है, जी आ रहा। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक चीज बस याद कर लो, ठीक है, उससे आपको चारों याद हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि चारों याद करो, सिर्फ एक याद कर लो। आपने अगर इतना याद कर लिया है कि टेक ऑफ पॉइंट को पहले से बाद की तरफ लेके जाओगे तो 1/जी आता है, तो बाद से पहले क्या हो जाए, उल्टा कर दो, जी आएगा। ठीक, अब जब टेक ऑफ पॉइंट में 1/जी हो रहा तो समिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, है ना। तो एक चीज अगर याद कर लोगे तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। एक प्रश्न है, इसको हमको सॉल्व करके बताना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, G1 G2 कितना हो जाएगा, G1 G2, यहाँ पे H1 है तो क्या बन गया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो क्या हो जाएगा 1+GH। सॉल्व कर लो, इतना आ गया। इसके साथ सीरीज में मतलब कैस्केड में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो उत्तर आ गया। ठीक है ना, इसी में एक टेक्निक और हो सकती थी, वो टेक्निक क्या है,
जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें मैंने क्या किया कि इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो ये टेक ऑफ पॉइंट है, ये सिस्टम के पहले है, सिस्टम के बाद लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/G3 का एक ब्लॉक आ जाएगा। ये देखो, ये टेक ऑफ पॉइंट है, बाद में लेके जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1/G3 का एक बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें आप क्या लगा दो, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो फॉर्मूला 1+GH वाला फॉर्मूला लगा दो, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखो जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे ना, तो वो बल लिखे जरूर होगा कि ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व करो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन हो वो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व हो। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ एक्चुअली में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्लॉक डायग्राम का, जहां पे हम किसी भी डिफिकल्ट ब्लॉक को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ग्राफ दिया है, यहाँ पे ग्राफिकल ग्राफ है ना, तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मुझे इसका क्या निकालना है, इसके मुझे टर्म समझने की सारी चीजें यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा ना A12 A23 A34 A43 A32, जो वैल्यूज लिखी हैं इनको मैं क्या बोलता हूँ, ब्रांच गेन, मतलब उस ब्रांच की वैल्यू क्या है। ठीक है, X1 X2 X3 X4 जितनी है ये आपके क्या है, मान लेता हूं मैं इनको नोड मान लेता हूं। ठीक है ना, तो नोड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इनपुट नोड भी हो सकता है, आउटपुट नोड भी हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं। इनपुट नोड में उसको बोलता हूं जहां से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस हो, मतलब जहां से चीजें निकल रही हो, सिर्फ उसको बोलता हूं इनपुट नोड। जैसे इस पूरे डायग्राम में यहां से आपकी ब्रांचेस निकल रही है, तो सिर्फ आपका X1 है यहाँ पे आपका इनपुट नोड। आउटपुट नोड वो होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस हो, मतलब सारी ब्रांचेस आ रही हो, उसको बोलता हूं मैं आपका आउटपुट नोड। जैसे इस डायग्राम में आप देखो तो यहाँ पे X5 पे ब्रांच आ रही है, तो इसको आप आउटपुट नोड बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो यहाँ पे एक छोटा सा यूनिटी गेन ले लो, है ना, तो ये भी आपका बन जाएगा क्या, आपका आउटपुट, मतलब आपका जो आउटपुट है वो यहाँ कहीं पे भी कलेक्ट किया जा सकता है। समझ में आया ना आपको, तो आपका जो आउटपुट है वो X2 पे भी लिया जा सकता है, X3 पे भी लिया जा सकता है, X4 पे भी लिया जा सकता है और X5 भी लिया जा सकता है। तो आप ऐसा याद करो, इनपुट नोड के अलावा बाकी जितने भी नोड होंगे वो आपके क्या माने जाते हैं, आउटपुट नोड माने जा सकते हैं। अब बात आती है फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या होता है, एक ट्रेवर्सल है जहां आपको इनपुट से आउटपुट की तरफ ट्रेवल करना है विदाउट रिपीटिंग नोड। मतलब आप इनपुट नोड, जैसे इस प्रश्न में बोला गया है कि X1 आपके पास इनपुट नोड है, ठीक है मान लिया, X5 आपके पास आउटपुट नोड है। बोला गया है कि यहां से लेके यहां तक कितने फॉरवर्ड पाथ है, मतलब आपको यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करना है विदाउट क्रॉसिंग नोड ट्वाइस, दोबारा नोड नहीं आना चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से पाथ मिल जाएंगे, पहला होगा A12 A23 A34 A45। ठीक, तो पहला आपके पास ये पाथ हो गया। एक और पाथ देखो कौन सा, A12, फिर आप डायरेक्टली आ जाओगे ऐसे A25, तो सेकंड आपका पाथ बन गया, है ना। आप इसमें इनको पाथ नहीं ले सकते, किनको पाथ ले सकते, ये से A12 आ गए, फिर A32 आप नहीं ले सकते, डायरेक्शन इसके अपोजिट है ना। ठीक है ना, तो आपके पास टोटल यहाँ पे कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, दो पाथ है। तो आपको समझ में आ गया, किसी भी प्रश्न में अगर आपको पाथ पूछा जाएगा, सबसे पहले आप ये देखोगे इनपुट नोड कौन सा है, आउटपुट नोड कौन सा है, और उनके बीच में कितने रास्ते हैं इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के। और जब आप रास्ता ढूंढोगे उस टाइम पे ध्यान दोगे कि किसी भी नोड को आप दो बार क्रॉस ना करो। ठीक है, फिर बात करते हैं लूप। लूप क्या होता है एक्चुअली में, क्या बोलेंगे, एक पाथ, लूप भी एक पाथ है जहां से आप स्टार्ट करो आप एंड भी उसी पॉइंट पे करो। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो अगर आप उसी पॉइंट पे रुक रहे हो, पहुंच जा रहे हो विदाउट क्रॉसिंग एनी नोड ट्वाइस, मतलब एक नोड को भी दोबारा ट्वाइस आपको क्या करना है, उसको रिपीट नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। जैसे इस डायग्राम में देख लीजिए आप लोग, ये मैं यहां से स्टार्ट किया A23 A32, ये मेरा एक क्या है, लूप है। ये भी एक लूप है, दो हो गए। तीसरा लूप ये है, सॉरी ऐसा हो जाएगा, हाँ तीसरा लूप ये हो गया, चौथा लूप ये हो गया। एक और लूप बन रहा है क्या कोई भी, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे चार हमारे पास क्या बन रहे हैं, लूप बन रहे हैं। फिर होता है टू नॉन टचिंग लूप। टू नॉन टचिंग लूप मतलब क्या होता है कि ऐसे दो लूप जो आपस में टच नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक लूप है और एक लूप ये है, क्या ये दोनों लूप आपस में टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो पहला एक ये हो गया मेरे पास, एक और हो गया, देखो ये वाला और ये वाला दो लूप हो गए, दो टू नॉन टचिंग लूप हो गए। एक और है ये एक और ये तीन, तो मेरे पास तीन तो आ गए, चौथा भी बन रहा है कौन सा,
चौथा ही बन रहा है एक मेरे पास ये, एक और दो, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे चार टू नॉन टचिंग लूप हो जाएंगे। फिर कभी कभी पूछा था कि थ्री नॉन टचिंग लूप कितने होंगे, मतलब तीन ऐसे लूप जो आपस में एक दूसरे बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे। तो क्या है, क्या इस डायग्राम में मेरे पास एक थ्री नॉन टचिंग लूप भी है। कौन सा? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, है ना। ये तीनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास एक यहाँ पे थ्री नॉन टचिंग लूप भी है। फोर नॉन टचिंग लूप है क्या? फोर नॉन टचिंग लूप में एक भी नहीं है, क्योंकि चार लूप है तो आपस में टच कर रहा है वो, तो फिर हम वहां पे फोर नॉन टचिंग लूप नहीं बोलेंगे। अब हमको बताना है यहाँ पे हमारा जो सिस्टम दिया है यहाँ पे, है ना, ये जो हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, पी के डेल के अपॉन डेल। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पी के डेल के अपॉन डेल। डेल्टा की वैल्यू आगे बताऊंगा क्या होती है। पी आपका पहला फॉरवर्ड पाथ है जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ है। अगर तीन होंगे तो पी थ्री डेल थ्री हो जाएगा, चार फॉरवर्ड पाथ होंगे तो प्लस पी फोर डेल फोर भी हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? ओके, मतलब के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, कितने फॉरवर्ड पाथ आपके पास है। इसी को हम बोलते हैं मेसन गेन फॉर्मूला। मेसन गेन फॉर्मूला क्या है, किसी भी ग्राफ का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? मेसन गेन फॉर्मूला की हेल्प से। फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन बराबर पी के डेल के अपॉन डेल। के यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ठीक है ना, और पी के यहाँ पे आप कितने हैं आपके फॉरवर्ड पाथ, जो P1 आपका फॉरवर्ड पाथ है, P2 फॉरवर्ड पाथ है, उनकी वैल्यूज। डेल्टा यहाँ पे समझना क्या है, तो डेल्टा क्या होगा, वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप, जितने भी लूप उनका सम, प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप माइनस थ्री नॉन टचिंग लूप प्लस फोर नॉन टचिंग लूप, ऐसे करके। मतलब कैसे करना समझना, पहले वन लिखा आपने, वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लगाओगे, फिर क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू, गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, मतलब यहाँ पे प्लस किया था तो थ्री नॉन टचिंग लूप पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। मतलब सीक्वेंस क्या रहेगा, वन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसी चीजें रिपीट होती रहेंगी। ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, हालांकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको पहले से पता है, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो क्या ना, तो फॉर्मुले का रिवीजन तो हो गया। लेकिन अगर आप पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो घबराने की बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। डेल के क्या होगा, डेल के डेल्टा की वैल्यू होती है जो कि केथ फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर आपको पहले नहीं पता है तो ये डेफिनेशन समझ में तो नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझ में जरूर आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकालो, मतलब सी बाय आर निकालो। ये आउटपुट नोड है, ये आपका इनपुट नोड है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको इनपुट से आउटपुट तक जाके देखना कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। पहला पाथ ये एक दो तीन चार एक, ये पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया। दूसरा हो जाएगा एक और पांच और एक, तो पहले वाले फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा, दो तिहाई छह चौको चौबीस एकम चौबीस, तो पहले वाले फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू कितनी, 24। दूसरे वाले फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पंचे पांच, पांच एकम एक, मतलब पांच एकम पांच, तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू पांच। इतना समझ में आ गया। चलो लूप, मतलब हमने फॉरवर्ड पाथ तो गिन लिए, लूप गिन लेते हैं कितने हैं। पहला लूप क्या है, माइनस टू, दूसरा लूप क्या है, माइनस थ्री, फिर क्या है, माइनस फोर। तीन आपके पास लूप तो मिल गए, है ना। और देखो और कोई भी लूप है क्या, हाँ देखो यहां से स्टार्ट करो, पांच माइनस एक माइनस एक माइनस एक, ये भी एक लूप है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे चार लूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब चार लूप मिल रहा है तो आपके पास यहाँ पे सम कितना हो जाएगा लूप का, L1 L2 L3 L4, इतनी वैल्यूज आ जाएंगी। तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे चार हमारे पास लूप देखने को मिल जाएंगे, L1 L2 L3 L4, है ना। इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे लिखो तो कितना हो जाएगा वैल्यूज, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। आपके पास यहाँ पे चार कितना हो गया, आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट लूप बन गए। अब आपको देखना है कितने आपके पास यहाँ पे क्या है, कितने आपके पास टू नॉन टचिंग लूप है। तो आपको यहाँ पे दो लूप ऐसे दिख रहे हैं जो एक दूसरे टच नहीं कर रहे। एक हो गया माइनस टू वाला और एक माइनस फोर वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, कितना हो जाएगा, माइनस टू और माइनस फोर। दो लूप थे, मतलब ये वाला लूप और ये वाला लूप आपस में टच नहीं कर रहे, तो इनका गेन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो आपने एट रख लिया। थ्री नॉन टचिंग लूप यहाँ पे कोई है क्या, कोई तीन ऐसे नॉन टचिंग लूप है क्या, नहीं है ना। तीन में आपस में टच कर जाएंगे तो दो ही है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे,
सबसे पहले आप डेल्टा की वैल्यू लिखोगे। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस सम ऑफ लूप, 4 लूप थे, -2, -3, -4, -5, उनका आपने सम कर दिया। फिर प्लस 2 नॉन टचिंग लूप, एक ही था 8, उसका आपने दिया यहाँ पे 8। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23, 1 + 22 वगैरह 23, इतना हो गया। तो आपने यहाँ पे इतना कर लिया। अब ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था? पी के डेल के अपॉन डेल। कितने फॉरवर्ड पाथ थे क्वेश्चन में? 2 फॉरवर्ड पाथ थे। 2 फॉरवर्ड पाथ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 डेल 1 + P2 डेल 2। तो आपने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली है, तो डेल्टा की वैल्यू आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मान ली। ठीक, अब समझना यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक, अब देखो 24 क्या था? पहला वाला फॉरवर्ड पाथ है ना, तो आपने P1 फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू आपने दी थी 24, जो ये वाला फॉरवर्ड पाथ था। ठीक, ओके। और P2 आप क्या कहते हैं? दूसरा वाला फॉरवर्ड पाथ, जो कि आपका क्या था? 5, ये है ना, दूसरा फॉरवर्ड पाथ था। अब देखना, समझना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी आपको यहाँ पे ना, क्योंकि आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालना सीखना, वहीं पे लोग गलती करते हैं। उस चीज को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको करूँ। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा? डेल्टा की वैल्यू लिख ली, आपने P1 लिख लिया, आपने P2 लिख लिया। डेल्टा 1 की जगह खाली छोड़ दो, P2 की मतलब डेल्टा 2 की वैल्यू आप खाली छोड़ दो। अब डेल्टा 1 आप कैसे निकालोगे समझना। डेल्टा 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? डेल्टा 1 आपकी एक्चुअल में डेल्टा की ही वैल्यू है, जो कि उस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। आप ये सोचो, ये आपका क्या है? डेल्टा मतलब P1 है ना, और ये डेल्टा है। अभी देखो कौन कौन सी वैल्यू टच करेगी, नहीं कर रही। क्या आपके पास देखो फॉर्मूले में 1 माइनस लिख लिया आपने, क्या -2 जो आपने रेड कलर से बनाया है ना, मैं इसको दूसरा पेन देता हूं। देखो आपने जो ये रेड कलर से बनाया है, तो क्या ये -2 टच नहीं कर रहा है क्या? उससे -2 टच कर गया ना, तो आप इस टर्म को नहीं लिखोगे। -3 टच कर गया क्या? बिल्कुल कर गया, तो आप इसको भी नहीं लिखोगे। -4 टच कर गया क्या? बिल्कुल कर गया, तो आप इसको भी नहीं लिखोगे। -5 टच कर गया क्या? बिल्कुल कर गया, देखो ना ये टच कर गया यहाँ पे इस रेड लाइन को, इसको भी नहीं लिखोगे। -2 टच कर गया, बिल्कुल कर गया, तो इसको भी नहीं लिखोगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? सिर्फ 1 - 0 मतलब 1। ठीक, डेल्टा 2 की बात करते हैं। ठीक है, देखना, मैं पहले रेड कलर से आपका P2 फॉरवर्ड पाथ बना देता हूँ ना, ये आपका P2 फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, ये आपके पास P2 फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब मैं एक दूसरे कलर देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या ब्लू कलर लेता हूँ। देखना है ना, अब देखो कि आपका ये जो डेल्टा की वैल्यू कौन कौन सी टच हो रही नहीं होती। आपने लिखा पहले 1 माइनस लिख लिया, फिर क्या आपके पास -2 टच कर गया, देखो यहाँ पे -2 यहाँ पे टच कर गया, तो इसको आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्रॉस कर दिया। -3 देखो, -3 या जो रेड कलर से आपने बनाया उसको टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो आप इसको लिखोगे। -4 टच कर नहीं कर रहा, बिल्कुल कर गया, देखो यहाँ पे रेड लाइन को टच कर गया, तो आप इसको नहीं लिखोगे। -5, तो -5 कहाँ टच करेगा? तो मतलब टच कर ही गया एक तरीके से रेड लाइन को ना, तो इसको भी नहीं लिखोगे। -2 टच कर गया, तो इसको भी नहीं लिखोगे। तो टोटल क्या बचा आपके पास? 1 माइनस -3, 1 माइनस -3, उसी को आप यहाँ पे पुश कर दोगे। कितना आसान तरीका है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपको आंसर आ जाएगा 44/23। तो ये मैंने एक पूरे क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करी है। एक बार आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक ये प्रश्न है, इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, है ना। मैंने टेक्निक बता दी है, मेरा काम टेक्निक बताना था, बाकी काम तो आप खुद से करेंगे। ठीक है, पूरा सोल्यूशन मैं थोड़ा किनारे भी हो जाता हूँ, तो आप लोग सोल्यूशन देख भी लेना, है ना। वीडियो पॉज करके पूरा सोल्यूशन एक बार देख के आंसर मैच कर लेना, आंसर कितना आ रहा है। एक प्रश्न ये है, इस प्रश्न को मैं सॉल्व करते हूँ। जनरली जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन क्या करते हैं, डायरेक्टली हम वो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू लिख के डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारे पास प्रश्न है, ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने एक लाइन खींची और डिनोमिनेटर लिखा 1 माइनस सम ऑफ लूप। तो पहला लूप क्या? -a -b -c, 3 लूप तो माने थे, यहां तक लिख लिया मैंने। इसके अलावा कोई चौथा लूप है क्या? इसको देखो तो ये लूप नहीं है ना, तो ये लूप नहीं है, तो इसको नहीं लिखूंगा मैं। 3 ही लूप है, कितना हो गया? प्लस कितने 2 नॉन टचिंग लूप है? तो ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे, पहला हो गया। ये और ये आपस में टच नहीं, 2 हो गए। ये और ये आपस में टच नहीं कर, 3 हो गए, तो तीनों को आपने लिख लिया। प्लस 3 नॉन टचिंग लूप में भी एक तीनों है, तीनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों का समेशन, मतलब तीनों को आप कर लिख दो यहाँ पे ये। तो डेल्टा की वैल्यू हो गई। फिर आप यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ पे आ जाओ। क्या लिखोगे? पहले फॉरवर्ड पाथ, कितने फॉरवर्ड पाथ है देखो। पहला फॉरवर्ड पाथ आपके पास क्या? 1 DE, मतलब DE आ जाएगा। डेल्टा 1 की वैल्यू खाली छोड़ दो अभी के लिए। ठीक,
फिर दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा, 1 और f, मतलब दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा पास f बस। ठीक हो गया। अब आप यहां पे क्या कर लो, देख लो, जो आपने पहला वाला फॉरवर्ड पाथ लिया था ना, ये आप खुद समझ जाओ, ये जो फॉरवर्ड पाथ है सभी लूप को टच कर रहा है, तो आप यहां पे सीधे लिख दोगे 1। ठीक, और जो दूसरा वाला फॉरवर्ड पाथ है, खुद सोचो कि इसको टच नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसको टच नहीं कर रहा, तो 1 प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा टेक्निक, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। इस प्रश्न को भी खुद से सॉल्व करिएगा, है ना। बस आपको क्वेश्चन बस इतना ही है, क्या, इनपुट नोड देखो, आउटपुट नोड देखो, और लूप गिनो, फॉरवर्ड पाथ गिनो, डेल्टा वैल्यू निकालो, डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो, बस। जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करना है बस। मतलब मेसन गेन फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। जनरली यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या आप जल्दबाजी में कोई मिस्टेक करते हैं कि नहीं करते, अदरवाइज क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी कर लीजिएगा। इसमें लूप गिनने में लोग गड़बड़ी करते हैं, है ना। इसमें लोग लूप गिनने में गड़बड़ी करते हैं। कैसे, इसमें पूछे कितने लूप हैं, तो पहला लूप ये हो गया, पहला लूप ये हो गया, दूसरा लूप कौन सा हो गया आपका, ये हो गया। एक लूप और बनता है जो लोग यहाँ पे नहीं देख पाते, वो मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर देता हूँ आपको, आप सॉल्व करिएगा तो, है ना। इसमें दो, तीसरा लूप जो लोग बनेगा वो बता दिखाता हूँ आपको मैं। तीसरा लूप ऐसा, आप यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक, यहाँ पे गए, फिर ऐसे गए, यहाँ पे ओवर मतलब क्या है, ऊपर से बाहर गई ना, तो आप नोड नहीं मानोगे इसको, ये 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 तो ये आपका तीसरा नोड जहां पे लोग मिस्टेक करते तो वो मैंने बना दिया, है ना। तो इस चीज को आप लोग कर लीजिएगा। और बात, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, कि जैसे पहला लूप ये था, दूसरा लूप ये था, है ना, तो सब कुछ एक दूसरे को टच कर रहा, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 वैल्यू 1 ही रहेगी। क्वेश्चन तो और आसान हो गया। जनरली जो टाइम टेकिंग वैल्यू रहती है, जो कंफ्यूजिंग वैल्यू आती है वहां पे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, वो तो जब इजी है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखना, समझना। ये प्रश्न था, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, डिनोमिनेटर वाली लाइन ड्रॉ करूंगा, कर लिया मैंने। फिर मैं लिखूंगा डेल्टा की वैल्यू, तो क्या होता है 1 माइनस सम ऑफ लूप, तो मैं लूप ढूंढता हूं यहाँ पे, देखना 1 माइनस सम ऑफ लूप, पहला लूप कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, मुझे दिख गया ये G2 माइनस S2, तो ये हो गया माइनस G2 S2, पहला लूप। ठीक, और दूसरा लूप ढूंढो, दूसरा लूप दिख गया, दूसरा लूप आपको दिख गया। ठीक, आप उसको भी लिख दो यहाँ पे। बस ध्यान देना यहाँ पे, जैसे H1 है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस H1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे S2 था, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस S2 हो जाएगा ना। बस इतना कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, दो लूप बन गए, है ना। कितने फॉरवर्ड पाथ है, पहला फॉरवर्ड पाथ आपका सीधे चले जाओ, दूसरा फॉरवर्ड पाथ ऐसे चले जाओ। G3 देखो, पहले क्या हो जाएगा G1 G2, ये पहला फॉरवर्ड पाथ। दूसरा क्या हो जाएगा G3 G2, G3 G2। कुछ तो नहीं है क्वेश्चन में, काहे के लिए आप परेशान हो। आप इसको भी सॉल्व कर लोगे ना, मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करिए, हो जाएगा। ये सभी प्रश्न मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ना, आप लोग आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। हाँ, ये वाला प्रश्न जरूर कराना चाहूंगा कि एग्जाम में आया हुआ, लोग गड़बड़ी की हुई है, तो बताना जरूरी है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन लोग देख के, मतलब एग्जाम में जो दिया रहता है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वही गलत दिया रहता है, उसी को टिक कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसा कुछ प्रश्न है, पूछा कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। देखो, हालांकि जब क्वेश्चन होता है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, लाइन नहीं होती, मैंने बनाई हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास इतना पोर्शन मिसिंग रहता है। कौन सा पोर्शन, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर हो जाएगा तो। देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मिट जाएगा तो। मिट तो गया है वैसे। हाँ, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे मिटे रहता है ना पूरा। ठीक है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न होता है, देख लो भाई, है ना। यहाँ पे लिखा होगा x, यहाँ पे लिखा होगा y। अब ऐसे क्या करोगे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि x आपका इनपुट नोड है कि नहीं, क्यों, क्योंकि x से आपके पास इनकमिंग ब्रांच भी और आउटगोइंग ब्रांच भी। देखो यहाँ से आउटगोइंग तो है, लेकिन साथ में इनकमिंग भी है ना। आप x को इनपुट नोड तभी मानोगे जब सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक नोड मानोगे 1,
है ना, मतलब इसका गेन मान लोगे 1, एक्स को यहां शिफ्ट कर दोगे, ठीक, और आप यहां पे इसको मान लोगे y, और 1 यहां पे गेन रख लोगे, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे आप इसको, आप यहाँ पे एक नया नोड मान लो ऐसे, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले क्या निकालोगे, आपको निकालना है क्या है, y अपॉन एक्स, तो आप यहाँ पे एक r नोड मान लियो, ठीक है ना, आप क्या मान लो r नोड, तो पहले क्या निकालोगे y अपॉन r, फिर निकालोगे x अपॉन r। देखो पहले मान निकालोगे y अपॉन r, y अपॉन r में कैसे करोगे, सबसे पहले वो डेल्टा की वैल्यू, तो 1 माइनस सम ऑफ लूप, दो लूप है, माइनस h1 माइनस h2, ठीक है, प्लस 2 नॉन टचिंग होता है h1 h2, और गेन सिर्फ एक है, रास्ता सिर्फ एक है, वो है g, तो ये आपका पहले मतलब y अपॉन r आ गया। फिर आप निकालोगे x अपॉन r, आपका ये इनपुट नोड है, ये आपका आउटपुट नोड है, ठीक है। तो कितना फॉरवर्ड पाथ, सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है, उसकी वैल्यू 1 है, तो आपने फॉरवर्ड पाथ लिख लिया 1, कितने आपका डेल्टा, डेल्टा तो आपका सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट हो गया, और यहाँ पे आपका डेल्टा 2 की वैल्यू होगी, क्योंकि यहां तक फॉरवर्ड पाथ है, तो ये वाला लूप टच नहीं कर रहा, तो 1 प्लस h2 यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा की, डेल्टा 1 की वैल्यू, है ना। फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, समझ गए होगे, है ना, मैंने सॉल्व किया हुआ है, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट एज्यूम करना पड़ेगा r, पहले आप निकालोगे y अपॉन r, फिर निकालोगे x अपॉन r, फिर दोनों का रेशियो ले लोगे, तब जाके आपको x अपॉन मतलब y अपॉन x आ जाएगा। आप डायरेक्टली y अपॉन x नहीं निकाल सकते, क्योंकि x इस क्वेश्चन में आपका इनपुट नोड नहीं है, तो आपको एक इनपुट नोड एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा जो ब्लॉक डायग्राम और आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है, जहां पे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया, और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ जो कि मेसन गेन फॉर्मूला से जो सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, वो भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।